Hello students, today we will be starting with part 3 of section C, which will include the best questions on Bohr spectrum. और जो भी अपने energy, radius, velocity इन सब के formulas थे उसके ऊपर start करते हैं हम लोग. First question: What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n equals to 4 to n equals to 2 of He plus spectrum? अच्छा, एक चीज अपने को समझ में आनी चाहिए कि वेवलेंथ इक्वेट करनी है. क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेवलेंथ इक्वल हो या वेव नंबर इक्वल हो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर किसी का मतलब वेवलेंथ इक्वल होगा तो उनका वेव नंबर भी दोनों वेव्स का क्या होगा, इक्वल होगा. तो हम न्यू बार में अगर फॉर्मूला करके न्यू बार को इक्वेट करें, मेरे को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए पूछा है RH और उसने बोला है कौन से ट्रांजिशन में, मतलब मेरे पास n1 और n2 तो नहीं है, और z² का वैल्यू कितना हो गया 1² और एक और न्यू बार, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं. न्यू बार दूसरा वाला जो है RH और इसमें बोल सकता हूँ ये बोला हुआ है मेरे को 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा. सो कहना है कि ये 2 का स्क्वायर अगर मैं अंदर ले लूं तो ये क्या बचेगा RH, यहाँ 2 का स्क्वायर अंदर आके 1/1 स्क्वायर लिख दूंगा इसको, क्योंकि नीचे 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो 2 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर दैट इज 4/16, तो वो 1/4 होगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर इनटू, बस हो गया, ये तो बाहर आ गया. नाउ कंडीशन क्या बोल रही है कि 1 और 2 दोनों क्या है, इक्वल है. तो मतलब वेव नंबर इक्वल हो या वेवलेंथ इक्वल हो, एक ही बात है. तो कहना है इसे ऑन कंपेयरिंग RH तो कॉमन है, बाहर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है. यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूँ n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग 1, n2 और n2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इक्वल है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2. सो द आंसर इज n1 1 2 n2 2, मतलब 1 से 2, n equals to 1 to n equals to 2. आई होप इजी है ये. आगे बढ़ते हैं. भले लेवल अच्छा हो लेकिन इजी है फिर भी. द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+? इसका मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले हम नॉर्मल तरीके से जाएं. तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि n equals to 1 से लेके n equals to infinite, है ना. आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि एक एटम को आयन में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव आयन में. वो पॉजिटिव आयन में कब कन्वर्ट होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल में से निकल जाएगा, मतलब बाहर चला जाएगा बेसिकली. तो मैं बोल सकता हूं n1 और n2 कितना हो गया इनफाइनाइट. तो जो मेरे पास फॉर्मूला था वो क्या था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इज इक्वल टू RH की जगह क्या था 13.6. मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, E equals to RH ट्रांजिशन एनर्जी वाला इनटू z². यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर इनटू 1 का स्क्वायर. इसको एज इट इज रहने दो, लेकिन मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी Li2+ का निकालना है, उसके लिए ये वैल्यू तो क्या रहेगा सेम. लेकिन अब जो ये अगेन आयनाइजेशन एनर्जी है, जब कुछ नहीं दिया होता है तो n1 का वैल्यू अपने को क्या लेना है 1. जब भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि आयनाइजेशन एनर्जी कहां पे है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी पूछा हो कभी भी तो इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होगा फर्स्ट शेल में. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Li2+ हो या हाइड्रोजन ये सब यूनि इलेक्ट्रॉनिक है. अपने को पता है कि अगर यूनि इलेक्ट्रॉनिक है मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कहां पे जाएगा, फर्स्ट शेल में जाएगा. तो n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू क्या हो गया इनफाइनाइट. तो मतलब अगेन ये वाला वैल्यू तो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे z² के लिए कितना आ जाएगा, z कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9. कहने से कि यहाँ से इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया. तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 13.6 इनटू 3 का स्क्वायर मतलब 9. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक तो ये तरीका है. एक और आसान तरीका होता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी uni electronic ion is always equal to ionization energy of hydrogen atom into z मतलब atomic number into atomic number of that ion का स्क्वायर. मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलूं तो आयनाइजेशन एनर्जी I मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+ हमेशा किसके बराबर होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू Li2+ का एटॉमिक नंबर Li का कितना होता है 3 का स्क्वायर. आयन का एटॉमिक नंबर वही होता है जो एटम का होता है, क्योंकि आयन में प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में आता है. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हमेशा फिक्स होता है, ये वाला वैल्यू फिक्स है हमेशा, कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर मैं जूल की टर्म्स में कंपेयर करूं तो ये वैल्यू ये कितना हो गया 13.6 इनटू 9. ये देखो लास्ट में हमने सॉल्व करके यही निकाला. तो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट मेथड, उस मेथड से हमेशा जाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. आगे बढ़ते हैं.
द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट फॉर लाइन सीरीज फॉर He plus ion would be सीरीज लिमिट बोल दिया। सीरीज लिमिट का मतलब क्या हो गया? लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन को एक और नाम से भी बोला जा सकता है सीरीज लिमिट। मतलब लाइन सीरीज है तो n1 तो 1 हो गया, और लिमिटिंग वर्ड का यूज होता है जब n2 कितना होता है? इनफाइनाइट। He प्लस है, हम वेव नंबर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा? RH into 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनटू कितना आ जाएगा वैल्यू? He प्लस के लिए हो गया 4, मतलब न्यू बार कितना आ गया? 4 into RH। सो कहने से कि जो वेवलेंथ है वो हो जाएगा 1/4 into RH, क्योंकि वेवलेंथ क्या होता है? 1/न्यू बार होता है ना, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे। अच्छा 1/RH का वैल्यू मैंने तुम लोगों को बोला था याद रखने को 911.5 एंगस्ट्रॉम, तो याद रख दो 1/RH हो गया ना, इसकी जगह रख दो 911.5 एंगस्ट्रॉम अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 228 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली आएगा, 227 पॉइंट समथिंग आएगा, बट अप्रोक्सीमेटली 228 ले सकते हैं। ये वैल्यू 912 होता तो एग्जैक्ट 228 आता। आई होप क्लियर है। बस ये सीरीज लिमिट का वर्ड बताना था, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला है। आगे बढ़ते हैं। The energy required to ionize a helium atom is 24.6 electron volts. What is the energy required to remove both the electrons from the helium atom? ठीक है, मतलब कितना एनर्जी मेरे को लगेगा जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाले। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा इसे क्या बोल रहा है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है आयनाइज करने के लिए, मतलब मेरे को बेसिकली क्या करना है, पहले तो He से He प्लस बनाना है, और दूसरे केस में क्या करना है, एक और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना है। मतलब फाइनली मेरे को क्या बनाना है ये। तो अगर इसके लिए एनर्जी मैं इसको E1 बोल दूं, इसके लिए एनर्जी E2 बोल दूं, तो टोटल एनर्जी कितने लगेगी? क्योंकि मेरे को बोला है कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन He2 ये बोला ना मेरे को। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन निकालने में अगर E1 लगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में E2 लगेगी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कितना एनर्जी लगेगा? E1 प्लस E2। कहने से जो पहला इलेक्ट्रॉन आयनाइज करना मतलब एक पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, इसका तो वैल्यू मेरे को गिवन है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूं 13.6 Z2/n² से। 13.6 Z का वैल्यू कितना हो गया? 4। अच्छा अपॉन n, अब बोलोगे n क्या लेंगे? अगेन मैं बोल रहा हूं यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अभी अपन इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इसमें से कितना एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में हम कभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है, तो हम बोहर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। बोहर का फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? जब यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो। क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला जो है स्पीशीज He प्लस यूनी इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहां हमने बोहर का फॉर्मूला लगा दिया। अब यूनी इलेक्ट्रॉनिक है तो n को क्या लेना पड़ेगा? 1। तो यहां पे नीचे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? आई थिंक 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। सो E1 प्लस E2 निकाल लें, 24.6 प्लस 54.4 कितना हो गया? 55 प्लस 24 दैट इज 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। What is the relation between the frequency of the series limit of Lyman series? Series limit of Lyman series, first line of Lyman series and series limit of Balmer series. इसके लिए मैं फ्रीक्वेंसी को μ1 बोल देता हूँ, इसके लिए फ्रीक्वेंसी को μ2 बोल देते हैं अपन, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी को μ3 बोल देते हैं। इनको सॉल्व करके अपने को क्या करना है? वैल्यूज निकालनी है। अच्छा सीरीज लिमिट के लिए मतलब यहाँ पे n1 का वैल्यू तो 1 हो गया, सीरीज लिमिट मतलब n2 इनफाइनाइट। फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज की बोली है तो उसके लिए n1 का वैल्यू कितना हो गया? 1, और n2 का वैल्यू कितना हो गया? 2। और बार्मर सीरीज की सीरीज लिमिट क्या हो गई? n1 का वैल्यू बार्मर के लिए 2 और n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है कि n1 n2 कैसे सेलेक्ट किया है। अच्छा अगेन हमको न्यू निकालना है, पर मेरे पास तो न्यू बार का फॉर्मूला है, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा होता है। अच्छा c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी वैसे भी। तो मैं बोल सकता हूं ना कि लैम्डा को हम c बाय न्यू लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? न्यू बाय c। तो मतलब न्यू बार की जगह हम क्या रख सकते हैं? न्यू बाय c। तो पहले मैं न्यू 1 वाले केस में न्यू बार की जगह फॉर्मूला लगा रहा हूं, डायरेक्टली ध्यान देना। न्यू 1 बाय c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RH को एज इट इज रहने दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। कहीं कुछ दिया है कौन एटम में? कुछ नहीं दिया है, तो अपने क्या लेके चल रहा है? हाइड्रोजन, मतलब इनटू क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर। तो न्यू 1 का वैल्यू क्या आ गया? c इनटू RH। ये वाला वैल्यू तो कितना हो गया? 1/इनफाइनाइट तो 0 हो गया, और ये 1/1 कितना रह गया? 1। तो c इनटू RH ये अपना आ गया न्यू 1 का वैल्यू। सिमिलरली न्यू 2 बाय c का वैल्यू RH। न्यू 2 हमने किसको माना है? इसको माना है n1 1 से n2 2, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इनटू z स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर। कितना आ गया ये? 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो कहने से न्यू 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? CRH इनटू 3/4। ये आ गया अपना सेकंड रिलेशन। अब हम आते हैं थर्ड रिलेशन पे। थर्ड रिलेशन कहां है? n2 मतलब n1 2 से n2 इनफाइनाइट। अगेन इसको कहने से कि न्यू
3/c would be equal to RH, ठीक है। फिर वहां पे क्या आ जाएगा अपना 1/4 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर इनटू 1 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, मतलब ये हो गया 1/4। μ3 का वैल्यू क्या आ गया CRH इनटू 1/4, कहना है थर्ड। अब देखो CRH तो सब में कॉमन है, कहना है कि अगर मैं μ1 में से μ2 माइनस कर दूं तो CRH को कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 में से यहाँ पे क्या जाएगा 3/4, तो पीछे क्या बच जाएगा 1/4। सो कहने से ऑन कंपेयरिंग μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू μ3। ये अपना रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, बेसिकली मैंने तो ऑप्शंस हटा दिए, तो 4 ऑप्शंस दिए होंगे μ1 + μ2 = μ3 और इस टाइप से, और आंसर क्या आ जाएगा μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू μ3। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। A certain transition in hydrogen spectrum from an excited state to the ground state in one or more steps gives rise to a total of 10 lines. How many of these lines belong to UV spectrum? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है इतना। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली, मेरे को नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दी हुई है कितनी 10। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू 10। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का n2 - n1 * n2 - n1 + 1/2। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें ग्राउंड स्टेट बोला है, तो मतलब n1 का वैल्यू तो क्या हो गया 1 हो गया ना। कौन सी एक्साइटेड स्टेट है ये नहीं पता है, तो मेरे को क्या करना है, पहले तो n2 निकालना है। n2 - 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा n2 - 1 + 1/2, कैंसिल आउट हो गया, 2 उधर चला जाएगा, 20 इज इक्वल टू n2 - 1 * n2। वैसे मैं सही बताऊं तो ये एक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना। n2² - n2 इज इक्वल टू 20, बट उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसके वेक्टर्स बनाओ। ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे ना, अगर एक n2 है तो दूसरा n2 - 1 है, मतलब दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, तो दो ऐसे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सोचो जिनका प्रोडक्ट 20 आता है, तो कहना है सिर्फ 4 × 5 हो जाएगा। अच्छा 4 कौन सा होगा, ये वाला वैल्यू होगा ना, 4 छोटा वाला वैल्यू 4 होगा, तो मतलब n2 - 1 का वैल्यू कितना आ गया ऑन कंपेयरिंग, या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कर सकते हो अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया ये। और मैं बोलूं n2 का वैल्यू क्या हो गया 5, n2 5 हो गया, यहां से भी कंपेयर कर सकते हो, n2 - 1 अगर 4 लोगे तब भी n2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। सो अभी अपने को क्या पता पड़ गया, n1 1 है और n2 कितना है 5। जब n1 1 होगा n2 5 होगा तब टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस होगी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से कितनी लाइंस है जो यूवी स्पेक्ट्रम है। यूवी स्पेक्ट्रम किसके लिए होता है, लैंगमैन सीरीज के लिए, मतलब कितनी ऐसी लाइंस है जिसका n1 का वैल्यू 1 है और n2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सो कहने से कि पहला जो लाइन होगा वो होगा, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स बनाऊं अलग-अलग, ये हमने एनर्जी लेवल्स बना दिए, ये n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है, n = 5। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अपन ने एक्साइटेड स्टेट का वैल्यू निकाल दिया, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है जिसका n कितना हो गया 5। तो कितनी लाइंस होगी, 1 से स्टार्ट होने वाली सारी लाइंस यूवी को बिलोंग करेगी। 1 से 2 जाए वो भी यूवी, 1 से 3 जाए वो भी यूवी, 1 से 4 जाए वो भी यूवी, और 1 से 5 जाए वो भी क्या हो गई यूवी। तो मतलब मैं बोल सकता हूं ना देयर आर टोटल 4 यूवी लाइंस। अब जैसे बीच में इसमें पूछा जाता कि कितनी बामर की होगी, तो बामर कहां से स्टार्ट होता है 2 से, तो उसके केस में कितनी लाइंस आती है 3। पहली लाइन 2 से 3, दूसरी 2 से 4, तीसरी 2 से 5, 2 से 2 से 2 से ऐसे चलेगा। बामर अगर बोला जाएगा तो n1 का वैल्यू फिक्स है 2, और अगर n1 बोला जाएगा तो n1 का वैल्यू फिक्स है 1। अब वो 1 से कहां तक जा सकता है उसके लिए हमने क्या निकाल दिया, n2 का वैल्यू निकाल दिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान देना इस पे भी। आगे बढ़ते हैं। The electron of hydrogen atom in the ground state is excited to a higher energy state by light of energy 13.22 electron volts. How many different photons are emitted when it returns to the ground state? Again मैं बोलूं इसके लिए उतने ही photons emit होते हैं जितनी number of spectral lines होती है। तो बेसिकली क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक फोटोन जब रिटर्न करेगा तो वो एक डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट करके देगा, ये हमने स्पेक्ट्रा में पढ़ा है। तो उतने ही फोटॉन्स होंगे जितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होगी। सो कहने से इस क्वेश्चन में मेरे को सीधा n2 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि n1 का वैल्यू तो मेरे पास कितना है 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 13.61/n1² - 1/n2² into z², तो e का वैल्यू कितना गिवन है 13.22 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिया हमने, ये हो गया 1/1² - 1/n2² into z² कितना आ गया 1²। तो इसको मैं इधर लेके आऊं 13.22/13.6
इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे इसका क्या बन जाएगा n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 0.97 समथिंग कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इसको 0.968 या ऐसा कुछ ले लूं 97 ले लो भले, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू n2 स्क्वायर माइनस 1। सो कहना है से n2 स्क्वायर उधर चला गया तो यहाँ पे बचेगा 0.03 n2 स्क्वायर, 1 में से जब 0.97 जाएगा इज इक्वल टू 1, तो n2 स्क्वायर कितना आ गया 1 अपॉन 0.03। एक्चुअली 0.03 से भी थोड़ा कम वैल्यू आता है, तो ये बेसिकली क्या हो गया 100/3 हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 33.3। लेकिन मैंने क्या बोला इससे भी कम वैल्यू आएगा, तो मतलब मेरा आंसर जो है 33.3 से थोड़ा ज्यादा आएगा। अब मेरे को स्क्वायर रूट लेना है, तो मेरे को ये सोचना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर 33 के पास आता है, कौन से नंबर का आता है 6 का। सो कहना है कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको डील करूं 36 की तरह, तो n2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। 5 तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि नियर टू 6 है, नियर टू 36 है ना, नियर टू 25 तो नहीं है, और बीच के तो कोई वैल्यू ले नहीं सकता क्योंकि n2 तो क्या आएगा नेचुरल नंबर आएगा। तो n2 6 हो गया, n1 क्या है 1 है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको निकालनी आती है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स एमिटेड कितना हो जाएगा n2 n1, मतलब ये n2 n1 plus 1 upon 5 into 6/2 that is 50। आंसर क्या आ जाएगा 50। आई होप क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Ratio of frequency of revolution of electron in the second excited state of He plus and second state of hydrogen। second excited state of He plus मतलब n का वैल्यू इस केस में कितना हो गया 3, और He plus मतलब Z का वैल्यू कितना हो गया 2। second state बोला है, excited नहीं बोला है, मतलब n का वैल्यू 2 और Z का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1। अगेन मैं बोल सकता हूँ ना, सिर्फ अपने को कंपेयर करना है। अब कंपेयर करना है तो अगेन हम जाते हैं पीछे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था 2 pi r upon v, है ना, याद है ना। तो हमने बोला था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा v अपॉन 2 pi r। तो अभी v अपॉन 2 pi r जब हो जाएगा तो उसके केस में v से प्रोपोर्शनलिटी देखना है, ये 2 pi कंपेयर करना है, तो वैल्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये न्यू है, ये v है। v किसके प्रोपोर्शनल होता था z बाय n के, और r किसके प्रोपोर्शनल होता था n स्क्वायर बाय z के। तो अगर तुमको याद हो तो हमने ये पढ़ा था, वापस मैंने रिवीजन दे दिया तुमको। न्यू इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो मैं बोल सकता हूं ना न्यू ऑफ He प्लस अपॉन न्यू ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू ऊपर z स्क्वायर अपॉन n क्यूब किसका आएगा इसका, मतलब 4 अपॉन 27, और नीचे किसका आ जाएगा हाइड्रोजन का, मतलब कितना 1 अपॉन 2 का क्यूब कितना हो गया 8। तो ये 2 पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 8 4 32 बाय 27, मतलब रेशियो क्या हो गया 32:27। ये फेवरेट क्वेश्चन है जेईई के, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जब पूरी प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आएंगे। आई होप ये भी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपन। The velocity of electron in a certain core orbit of hydrogen atom bears the ratio 1:275 to the velocity of light. What is the orbit number and calculate the wave number of radiation emitted when the electron jumps from n+1 state to the ground state। n कहां से आ गया फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। आई होप क्लियर है, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है। इससे क्या बोला है कि वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब c का रेशियो कितना है 1/275। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2.188 into 10⁶ into z by n, मतलब 1/n हो गया, इज इक्वल टू c का वैल्यू तो मेरे को पता है, डिवाइड में 3 into 10⁸ होता है, इज इक्वल टू 1/275। ऐसा यूनिट में है मीटर पर सेकंड में, ये हो गया। तो कहना है कि n का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से n को निकालना है ना मेरे को, बस फर्स्ट पार्ट में n ही तो निकालना है, a पार्ट में। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 275, इधर मल्टीप्लाई होगा 2.188 into 10⁶ अपॉन नीचे क्या है 3 into 10⁸, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा यहाँ पे 100। सो कहना है मेरे पास जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 275 into 2.188 अपॉन 3 into 100। अब अपन सोचें इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं बोल सकता हूं ना कि अगर मैं इसको 2.19 लूं तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.73 के आसपास जाएगा, ठीक है। 0.73 into 275 में करूंगा तो वैल्यू 200 के आसपास आएगा, 275 into 0.7 अगर मैं करूं अप्रोक्सीमेटली, मतलब मेरे को क्या करना है n का वैल्यू निकालना है। अब n का वैल्यू बहुत, मतलब इसमें आराम से अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज की वजह, मतलब इन वैल्यूज की वजह से आंसर बहुत दूर चला जाता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पूरा वैल्यू है दिस इज लेस देन 3, जस्ट सोचो, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सोचो तुम लोग कि 275 को अगर मैं 1 से सॉरी 275 को अगर मैं 1 से कम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू ऊपर वाली 300 से तो छोटी होगी। अब अगर यहाँ पे 300 आता तब 300 अपॉन 100 में तो n का वैल्यू कितना रहता 3। तो कहने से यहाँ से मैं सीधा बोल सकता हूँ n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर है। फर्स्ट पार्ट में n का वैल्यू मैंने निकाल दिया 2,
अब सेकंड पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन, न्यू बार निकालना है, आरएच का वैल्यू ले लो 109700 इनटू 1 अपॉन ग्राउंड सेट बोला है तो 1 स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n कितना है 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, इसके लिए बोला है कुछ नहीं बोला है तो हम हाइड्रोजन ही लेंगे 1 स्क्वायर क्या आ गया 109700 इनटू ये आ जाएगा 8/9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा। यूनिट इसका सेंटीमीटर इनवर्स ही था, उसी में छोड़ देना आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आगे बढ़ते हैं। If the potential energy of an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is 0, the total energy and kinetic energy of the electron in second Bohr orbit is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर देते हैं अपन इसको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात आए तो एक तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा सारी कहानी अपन को। अच्छा किसकी बात हो रही, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। मेरे को टोटल एनर्जी फर्स्ट बोर ऑर्बिट में पता है ना कितनी होती है, -13.6 × z² - n², -13.6 हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर, n का भी वैल्यू कितना है 1, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मेरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लेके चलेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना आना चाहिए, वाइस ऑफ काइनेटिक टोटल एनर्जी मतलब कितना आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बट हाइपोथेटिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैल्यू कितना है 0। अब इसको अगर 0 बनाना है तो मैं बोल सकता हूं मेरे को यही वाला वैल्यू पॉजिटिव में ऐड करना पड़ेगा। सो टू मेक पोटेंशियल एनर्जी 0 वी हैव टू ऐड 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू दिस वैल्यू। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में ऐड होगा, सेम का सेम वैल्यू टोटल एनर्जी में भी ऐड होगा और काइनेटिक एनर्जी में भी ऐड होगा। सो अगर हम यहां पे लिखें टू मेक potential energy 0 we need to add 27.2 electron volts, so this value will be added to total energy as well as kinetic energy। तो जिस भी बोर ऑर्बिट में आपने को पूछा है उसमें ये एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाएगा। मेरे को किसमें पूछा है सेकंड बोर ऑर्बिट में, तो कहना है सिर्फ टोटल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट में कितना होता है -13.6 × z² मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बट एक्चुअल टोटल एनर्जी अब कितना हो जाएगा, एक्चुअल टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 27.2 में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में कितना होता है, बस काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में तो साइन का ही चेंज होता है, मतलब -3.4 की जगह प्लस का 3.4 हो जाता है, तो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 3.4 में मेरे को कितना वैल्यू ऐड करना पड़ेगा 27.2, कितना आ जाएगा 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, ऐसा कभी भी आता है, कोई भी रिलेशन आ सकता है, जरूरी नहीं है तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोलो, काइनेटिक के बारे में भी बोल सकता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, determine the frequency of revolution of an electron in the second Bohr orbit in hydrogen atom। I hope सीधा ये क्वेश्चन, सीधा अपन न्यू का वो फॉर्मूला लगा था ना V/2πr, इस बार वैल्यू पूछी है, इस बार तो कंपैरिजन नहीं पूछा, तो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2.188 × 10⁵ into z/n सेकंड बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, मतलब 1 अपॉन z/n होता है ना, z कितना हो गया हाइड्रोजन के लिए 1, फॉर्मूला एक बार कर लीजिए 2.188 × 10⁵, सॉरी 10⁶ आएगा ना, यहाँ पर भी 10⁵ क्या आएगा 6 आएगा, इनटू z/n होता है और नीचे क्या आ जाएगा 2π इनटू 0.529 इनटू n²/z, n का वैल्यू कितना है 500, n²/z है तो इनटू 10⁻10 कर रहा हूं मैं, मीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये ऊपर वाला वैल्यू मीटर पर सेकंड में, तो इसका यूनिट पर सेकंड होना चाहिए, तो वो तब होगा जब नीचे भी मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, आगे 1/2 2π, इसको वाले सॉल्व करने के लिए 0.5 ले लो, n² का वैल्यू मतलब कितना हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन 1 इनटू 10⁻10, तो इसको सॉल्व कर लेना, इतना कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, सॉल्व कर लिए आंसर आ जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप अच्छे से इसको समझते हैं, और इसके बेसिस पे आपसे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं एनर्जी से रिलेटेड, बोहर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जिस भी टाइप का आता है वो सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।